Good morning, students. I hope you all are fine and healthy at your home. After the completing chapter number 4, basic geometrical ideas, we are starting the new chapter number 5, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स. जो वो एलिमेंट्री शेप्स होते हैं सब, लाइक रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, ओके, सर्कल, तो उसका मेजरमेंट की बारी आ रही है. तो जब भी आपके माइंड में मेजरमेंट आता है, तो मेजरमेंट जैसे ही आपके माइंड में आएगा, आपको पहला क्वेश्चन आएगा रूलर, है ना. तो एवरी लाइन सेगमेंट्स, एवरी रेस एंड एवरी थिंग विल बी मेजर बाय द मोस्टली रूलर्स विच यू हैव. रूलर स्टील की भी होती है और प्लास्टिक की भी होती है, आपके जो कंपास बॉक्स में आती है वो. तो पहली बात आई अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप. समझने के लिए कोई भी बात को मेज़र करना पड़ता है, कोई भी नंबर या कोई भी लाइन को मेज़र करने के लिए पहली ही बात आती है मेजरिंग द लाइन सेगमेंट. तो बेसिक एलिमेंट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट सेमेस्टर में. बेसिक एलिमेंट है लाइन सेगमेंट. क्या है लाइन सेगमेंट? A line segment is the fixed portion of a line. Line segment is the fixed portion of the line and therefore it is possible to find the length of a line segment. ठीक है. अब लाइन सेगमेंट कोई लाइन की एक फिक्स पोर्शन है, एक छोटा सा पार्ट है लाइन का, तो उस छोटा सा पार्ट फिक्स होता है. अगर मैं आपको बताऊं कि भाई दिस वन इज द लाइन, और इस लाइन का मैं एक फिक्स पोर्शन निकाल दूं, मैं ऐसे बोलूं कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन ए बी, इसका मेजरमेंट चाहिए. वी वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी. तो मेरे पास दो तरीके हैं इस लाइन का डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए. एक तो रूलर और दूसरा डिवाइडर, जो आप सबके कंपास बॉक्स में होता है. इन दो चीज़ों से मैं इजीली परफेक्ट मेजरमेंट निकाल सकता हूँ. कैसे? देखो, थोड़ी बड़ी लाइन हो गई है, थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी. इतनी छोटी, ठीक है. B. Now we want to find the portion, fixed portion of line. Its line segment is measured by the ruler. Like जीरो जहाँ पे होते हैं वहाँ पे हम पहले पॉइंट पे ज़ीरो सेट करते हैं, बाद में यहाँ पे जो लाइन जहाँ पे ख़त्म होती है उस लाइन तक जाते हैं. तो ये लाइन फॉर एग्जांपल 9 पे जा रही है, यहाँ तक 0 to 9. So we can say that this measurement is 9 सेंटीमीटर. पर इसमें कुछ तकनीक भी होती है, टेक्निकली फॉल्ट होता है कई सारे. कैसे कि भाई मैं मेज़र यहाँ पे कर रहा हूँ तो मेरी एग्जैक्टली आइस सामने होनी चाहिए, न कि क्रॉस में. अगर मेरी आइस क्रॉस में होगी तो मुझे गलत मेजरमेंट दिखाई देगा, या मेरी आइस ऊपर होगी तो भी मुझे गलत मेजरमेंट दिखाई देगा. अगर मुझे परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए तो मेरी आइस वो एग्जैक्ट रूलर के सामने होनी चाहिए, तभी मुझे परफेक्ट मेजरमेंट मिल सकता है. इसके अलावा रूलर के अलावा डिवाइडर से किस तरह से होगा कि भाई मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पे दोनों सेट कर दूँगा. यहाँ पे जो टिप होती है डिवाइडर की, उसकी दोनों टिप मैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पे सेट कर दूँगा. ठीक है. सेट करने के बाद मैं रूलर लूँगा और रूलर में ज़ीरो, पहली पॉइंट 0 पे और दूसरी 9 पे. तो देखो थोड़ा मुझे वेरिएशन मिल रहा है, क्योंकि जब मैंने इससे मेजरमेंट किया तब मेरी आइस थोड़ी ऊपर नीचे होगी, पर जब मैं डिवाइडर से मेजरमेंट करूँगा तब मुझे परफेक्ट ही मेजरमेंट मिलेगी. इसीलिए हम कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट बाय रूलर एंड डिवीज़न. तो रूलर से इतना परफेक्शन मुझे नहीं मिला जितना परफेक्शन मुझे डिवाइडर से मिल रहा है. तो आपको सिर्फ टॉपिक ही लिखना है, बाकी तो ये चीज़ आपको समझनी थी कि भाई हम रूलर से भी कोई भी लाइन सेगमेंट मेज़र कर सकते हैं और डिवाइडर से भी हम लाइन मेज़र कर सकते हैं. बट द डिवाइडर इज़ द बेस्ट ऑप्शन बेटर देन ruler. Okay, so write down the
definition of the measuring the line segment and write the next topic like यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ओरली हमें मालूम पड़ा कि डिवाइडर इज़ द बेस्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेटर दैन रूलर। बट ये सब हम यहाँ पे इतने स्टेप ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको सिंपली समझा दिया है, ठीक है। सो अगर आप हो सके तो ये टॉपिक इतना लिख लेना, बाकी नीचे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख लेंगे, ठीक है। राइट डाउन। So now exercise 5.1. Okay, now question is of exercise 5.1 question first. What is the disadvantage in the comparing line segment by more observation? हम कोई भी लाइन को ज़्यादा टाइम ऑब्जर्वेशन करने से डिसएडवांटेज क्या मिलेगा? एक ही लाइन है, उसको हम ज़्यादा बार अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें अलग अलग ही नाप मिलते रहेंगे। कभी हम साइड से देखेंगे तो दूसरा माप आएगा, कभी हम सामने से देखेंगे तो दूसरा मेजरमेंट आएगा। इसीलिए कोई भी लाइन को हम ज़्यादा बार ऑब्जर्व करने से क्या डिसएडवांटेज मिलती है, तो हमें क्या मिलेगा? मेजरमेंट अलग अलग मिलेंगे। डिफरेंट मेजरमेंट वी कैन गेट इफ वी टेक द मोर ऑब्जर्वेशन ऑफ 9। तो ये हमने अभी लिख लिया है, ठीक है। When the length of the two line segments do not differ much, it is not possible to judge the longer and shorter segment by more observation, ठीक है। Now question number 2 is why is it better to use divider than a ruler? मैंने अभी अपनी समझाते टाइम ये आपको किया बताया था कि डिवाइडर क्यों अच्छा है रूलर से while measuring the length of line segment, ठीक है। तो मैंने आपको जो समझाया था, मैंने आपको वो भी बताया था कि उसका आंसर मैं आपको एक्सरसाइज में लिखवा दूंगा। जो मैंने आपको समझाया था वो आपको यहाँ एक्सरसाइज में क्वेश्चन के तौर पे आया, तो यू कैन राइट व्हेन वी मेजर द लेंथ ऑफ सेगमेंट अ रूलर पोजिशनिंग एरर में अकर, मतलब रूलर की पोजीशन रखने में कहीं चूक हो जाएगी। सम एरर ड्यू टू द थिकनेस ऑफ द रूलर, कभी रूलर की थिकनेस बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या रिफ्लेक्शन के हिसाब से नंबर का जो हम रखते हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इस तरह से कई सारे एरर हमें रूलर से मिल सकते हैं, बट डिवाइडर से एग्जैक्ट हमें मेजरमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर है। क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में से लिखने हैं, आंसर आपको मैंने यहाँ लिख दिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ। Question number 3. What is the question? The question is draw any line segment AB. First you draw, suppose we can draw the line segment AB. Okay. If we take the 5 centimeter long, let we take draw a line segment of 5 centimeter long, 5 centimeter long। हम रूलर की मदद से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एक लाइन ए बी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। टेक एनी पॉइंट सी लाइंग बिटवीन ए एंड बी, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी। नाउ we take a point C 2 centimeter far from point A। point A से 2 सेंटीमीटर दूर में पॉइंट C लूँगा जो A और B के बीच में आएगा। तो दिस सेंटीमीटर विल बी 2 सेंटीमीटर, सो दिस वन इज द 3 सेंटीमीटर, टोटल 5 सेंटीमीटर। So that we can say that AC plus BC is equal to AB according to the measurement of 2 plus 3 is equal to 5 centimeter. So we can say that AC plus BC is equal to AB होगा, क्योंकि
इन दोनों का और इन दोनों का एडिशन करोगे तो मुझे पूरा ए बी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमें जहाँ पे जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसी तरह से हमें सोल्व करना है, ठीक है। नाउ फर्स्ट आपको जो ये सब ड्रॉ करना है ना वो स्केल की मदद से करना है, विद द हेल्पिंग विद स्केल। मेरे पास तो इतनी बड़ी स्केल नहीं होती इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वरना आपको तो स्केल का यूज़ करके ही यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3, टोटल 5 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट, मतलब एक लाइन पे 3 पॉइंट्स है ए बी और सी, जहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, ए टू बी ये टोटल 5 सेंटीमीटर है। आप स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करके ए और बी लिख लेना, ठीक है। देन बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यू कैन राइट मोर लाइन अप टू 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके। एंड ए सी, ऑटोमेटिकली ए सी कितना होगा, 5 + 3 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। Which one of the lie between the above two? So easily you can see the point B lies between A and C. You can easily see that point B lie between A and C. Okay. So question number 1, 2, 3 and 4. Write down in your fair book. So now question number 5th. Okay, now question number 5th. What is the question number 5? Verify whether the D is the midpoint of AG। यहाँ पे हमें एक ऑलरेडी एक नंबर लाइन दे दी गई है जहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and one more number 7। यहाँ पे ऊपर A, B, C, D, E, F and G, okay। तो verify whenever the D is the midpoint of AG, so we know that, so as per above figure, AG is equal to length of AG is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6। कितना मिलेगा, 6। ये 1 को काउंट नहीं करना है, जिस पॉइंट पे रिप्रेजेंट हुआ वो पॉइंट से नहीं काउंट करना है, ये 0 के तौर पे ले लो। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th and 6th, it become a 6th step। Now length of A to D, AD 1, 2 and 3 and DG 1, 2 and 3, so that AD is equal to DG। AD और DG दोनों का डिस्टेंस कैसा है, सेम है, इसीलिए हम कह सकते हैं therefore D is midpoint of AG, क्योंकि एग्जैक्ट ये D बीच में आ रहा है। यहाँ से अगर आप G पे जाओ तो भी 3 स्टेप होते हैं और D से A पे जाओ तो भी 3 स्टेप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आपको लिखने हैं टेक्स्ट बुक में से देख के, हर बार मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही फोटो मत भेज देना। इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC,
देखो इफ, अब ये देखने वाली बात है, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट बी है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वी कैन राइट हियर इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देन वी कैन राइट हियर ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू बी सी, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। नाउ इन द मिड पॉइंट ऑफ एंड सी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब बी से डी तक कोई लाइन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे डी मिलेगा। नाउ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब ये बात खत्म हो गई इस वाली, अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ए वाला पोर्शन को। बी और डी में सी उसका मिडल पॉइंट होगा, तो हम क्या लिख सकेंगे कि भाई बी सी इज इक्वल टू सी डी। ओके, अब देखो बी सी इज इक्वल टू ए बी है और बी सी इज इक्वल टू सी डी है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 and 2, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 and 2, we can say that AB is equal to CD, क्योंकि अगर ये पोर्शन इसके जितना है और ये पोर्शन इसके जितना है तो ये दोनों सेम ही हो गए ना, तीनों सेम डिवाइड भाग में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ ऑफ 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स। 5 ट्रायंगल्स हमें ड्रॉ करने हैं, मैं यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ करूँगा, बाकी के 3 आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मैं 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ करके आपको समझा दूंगा। ऐसे ही आपको इसके अलावा कोई भी मेजरमेंट लेके आपको 3 ट्रायंगल अलग से ड्रॉ करने होंगे। कंडीशन क्या है वो सुन लो, ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, उसकी साइड हमें मेज़र करनी होगी। चेक इन ईच केस, सभी केस में हमें ये चेक करना होगा इफ़ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। यहाँ पे लेस देन नहीं आएगा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। क्या आएगा, ग्रेटर देन। करेक्शन है, थोड़ा सोल्व कर लेना। वो क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन। टेक्स्ट बुक में लेस लिखा है पर आएगा क्या, ग्रेटर देन। लेट चेक इट। मैं 2 ट्रायंगल इस तरह से कोई भी बना रहा हूँ, आप यहाँ पे 3, 4 and 5 बना लेना। अब हमें क्या करना है, वी कैन मेजर द 3 साइड्स, 3 ऑल साइड्स बाय रूलर। आपको भी इस तरह प्रोसेस करनी है। फॉर एग्जाम्पल AB 8, AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, एंड BC इज इक्वल टू कितना था, 8.5 सेंटीमीटर। अब इसमें से आप कोई भी 2 मेजरमेंट का एडिशन करोगे तो वो इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। लाइक 8 + 8.5 इज इक्वल टू 16.5, 8 + 8.5 is equal to 16.5 is always greater than 9. So we can say here AB plus BC is always greater than AC. समझ आया? आप ट्रायंगल की तीनों मेजरमेंट ले लीजिए, तीनों साइड की, उसमें से कोई भी 2 का एडिशन करोगे वो ऑलवेज थर्ड साइड से बड़ा ही होगा। ठीक है, मैं दूसरा एक ले लेता हूँ।
अब यहाँ पी क्यू में मेजर करूँगा 7.9, पी क्यू इज इक्वल टू 7.9 सेंटीमीटर, क्यू आर 6.6 सेंटीमीटर, क्यू आर 6.6 सेंटीमीटर एंड पी आर is 10 centimeter. PR is equal to 10 centimeter. Now let me take the two smaller sides. 7.9 plus 6.6 is equal to 9 plus 6, 15, carry up 1, 14 plus 5. So 14 plus 5 is always greater than 10 centimeter. So we can say that PQ plus QR इन दोनों का सम वो PR से ज़्यादा ही मिलेगा। अंडरस्टूड। इसके अलावा और 3 ट्रायंगल्स आपको ड्रॉ करने हैं अपनी ओर से, आपको जैसे आए वैसे। फिर उसमें से तीनों साइड का आप मेज़रमेंट करोगे। तीनों साइड का मेज़रमेंट करने के बाद आप जो छोटे साइड 2 है उन दोनों को लेके उसका एडिशन करके चेक करोगे कि वो तीसरी साइड से बड़ा है या नहीं है, तो वो ऑलवेज बड़ा ही होगा। तो आपको मैंने 2 एग्जाम्पल तो यहाँ पे करवाए। ऐसे ही रेंडमली आप ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना कोई भी 3 और उसके मेज़रमेंट लिख के इस तरह फिर चेक कर लेना कि कोई भी 2 साइड का आप मेज़रमेंट करो तो थर्ड साइड से ऑलवेज बड़ा ही होगा। यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है पूरी एक्सरसाइज। अच्छी हैंडराइटिंग विथ नेट एंड क्लीन फिगर के साथ ड्रॉ करके लिख लीजिए। Now see, we know that what is the acute angle, what is the obtuse angle and what is the right angle. Now I are introducing right angle, जो हमने ऑलरेडी मालूम है right angle 90 degree is called right angle in protractor, okay? But now we are learn about the different things. First one is the right angle, second one is the straight angle and complete angle. लिखी हुई बात से यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, वो तो आपको लिखना ही है, समझा यहाँ पे देता हूँ। इफ़ यू टर्न, अगर आपका फेस नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ साइड में, और आप टर्न टू द ईस्ट साइड, टर्न टू द ईस्ट साइड, नॉर्थ से ईस्ट तक आप टर्न हो गए तो यू कैन गेट द 90 डिग्री। इट्स मूवमेंट विल बी कॉल्ड अ राइट एंगल। दिस एंगल विल बी राइट एंगल। अगर आप नॉर्थ साइड है, नॉर्थ साइड से आपने ईस्ट साइड तरफ टर्न हुआ तो इट बिकम 90 डिग्री। अगर एक और बार आप इस तरह से मूव हो गए तो साउथ के साइड आ जाओगे। कौन सी साइड? हमारा हैंड कौन सी साइड आ गया? साउथ। अगर ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ, नॉर्थ से मैंने यहाँ पे ईस्ट पे आया, इट बिकम राइट, और अगेन मैंने एक और राइट मारा, ठीक है, तो मैं कहाँ पे आ गया? साउथ के साइड। तो ये जो एंगल बना यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल बना, इट्स कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। क्या? इट्स कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। अगर मैं इतना मूव हुआ, बाद में मैं इतना अगेन इतना मैं टर्न लूँगा तो ये पूरा आ जाएगा स्ट्रेट एंगल। इट्स कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इसको यहाँ पे रखो तो आपको रिप्रेजेंट अच्छे से होगा। ओके, नाउ अगर मैं नॉर्थ साइड में हूँ, एक राइट एंगल लिया, दूसरा राइट एंगल, तीसरा राइट एंगल और फोर्थ राइट एंगल, 4 बार मैंने राइट एंगल लेके मैं आऊँगा तो मैं वही जगह पे खड़ा होगा। तो इट्स मीन्स मैंने क्या किया? एक कंप्लीट राउंड क्लियर किया, मैंने फुल रोटेशन किया ना, यहाँ से स्टार्ट करके पूरा घूम के वापस यहीं पे आया। इट्स कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और 4 बार राइट एंगल लगा के फिर वही जगह पे आऊँ तो इट्स कॉल्ड
complete angle. It's called complete angle. अब ये जो मैंने आपको डायरेक्शन के हिसाब से बताया वही चीज़ हमें क्या बताएगी क्लॉक में भी. इट्स अ हावर हैंड, इट्स अ मिनट हैंड्स. अगर आपको ये बात अब मालूम होनी चाहिए और याद भी रखना कि यहाँ पे टोटल कितने हावर्स है, 12 हावर्स. तो 12 हावर्स अगर ये मिनट्स हैंड पूरा चक्कर लगा के वापिस यहाँ पे आएगा तो इट बिकम 360 डिग्री. कंप्लीट एंगल is equal to 360 degree, and if we want to the gap between the one number, ये कितना डिग्री होगा तो ये मुझे मिलेगा 360 डिवाइड बाई 12. एंगल बिटवीन टू नंबर इन क्लॉक इज 360 डिवाइड बाई 12. 12 3 ज़ा 360, 30 डिग्री. ये कितना मिलेगा 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री. तो 3 बार 30 डिग्री मिलेंगे तो मुझे यहाँ पे ये जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, राइट एंगल. यहाँ से मतलब एट शार्प 3 o'clock द मिनट्स हैंड एंड हावर हैंड्स मेक अ राइट एंगल. शार्प 6 o'clock मिनट्स हैंड एंड क्लॉक्स हैंड मेक अ स्ट्रेट एंगल. अ शार्प 12 o'clock मिनट्स हैंड एंड हावर हैंड मेक अ कंप्लीट एंगल. ये आपको क्लॉक के हिसाब से समझ आएगा. इतना तो आपको समझ आना ही चाहिए कि क्लॉक के हिसाब से अगर ये 3 o'clock हो गए या तो 9 o'clock हो गए तो वो क्या मिलाएगा मुझे, इट बिकम अ राइट एंगल. ओके, राइट डाउन 3 डेफिनेशन एंड बोथ स्केच. So now we are starting the exercise 5.2. 5.2 में पहला क्वेश्चन इस तरह से है. यस, व्हाट इज द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन नंबर लिखना है. व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द हावर हैंड्स ऑफ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट्स गोज फ्रॉम. मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में first we draw the clock, the 12 1 2 3 4 5 1 8 9 10 11. अब our hands 3 से स्टार्ट होके जस्ट इट इट्स टर्न थ्रू 3 फ्रॉम 3 to 9, यहाँ से यहाँ तक आएगा. तो ये कितना फ्रैक्शन नंबर होगा, ये हाफ और ये हाफ कितना मिलेगा, हाफ जितना मिलेगा. तो द आंसर इज इट टर्न्स थ्रू द हावर हैंड्स टर्न थ्रू हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ 1/2 रिवॉल्यूशन. हाफ ही हुआ ना. 3 से यहाँ तक क्या कितना मिला मुझे, टोटल मेरे पास 12 है. नंबर ऑफ हावर्स 12 डिवाइड बाई 12 है टोटल, और उसमें से मैंने कितने कवर किए 6, तो इट बिकम 1/2. इट इज़ अ हाफ रिवॉल्यूशन. ठीक है. The second one is 4 to 7. 4 to 7. पहले 4 पे था, फिर आया 7 पे, तो ये कितना मूव हुआ, 1/4. कितना 1/4. 1 2 and 3 हावर्स जितना मूव हुआ. टोटल हावर्स कितने हैं 12 में से हावर हैंड कितना मूव हुआ 3 जितना. तो फ्रैक्शन नंबर क्या मिलेगा, 3 4 ज़ा 12, 1/4. कितना मिलेगा 1/4. ओके. तो हावर हैंड टर्न
through 1/4 revolution. 1/4 revolution. Number 3, 7 to 10. 7 to 10. तो 7 to 10 अगेन इट 1/4. यही आंसर यहाँ पे लिखना है. द आवर हैंड टर्न्स थ्रू 1/4 revolution. D, 12 to 9. 12 to 9 इतना रिवॉल्यूशन मिला. इट इज़ अ 9/12 इज इक्वल टू 3/4. इट बिकम अ 3/4. यहाँ से इतना, क्योंकि ये भी आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे पूरा सर्कल होगा तो हमने स्टैंडर्ड 5th में भी पढ़ा था होल एंड इट्स पार्ट्स. अगर इसके मैं इक्वल 4 पार्ट्स करूँ तो ईच पार्ट है 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4. तो यहाँ 9, 12 to 9 ये हुआ. तो ये कितना मिला? 1/4 + 1/4 + 1/4 इज इक्वल टू 3/4. अगर मैं इतना लूँ तो इट बिकम 1/4. अगर मैं यहाँ पे इतना लूँ तो 1/2. अगर मैं यहाँ से इतना लूँ तो भी 1/4 अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स एंड इट्स होल नंबर. ओके, सो इफ वी टेक लाइक दिस, यहाँ से मैं इस तरह से लूँ तो भी ये 1/4, 1/4, 1/4. तो ये क्या पे है? 7 पे और ये 10 पे. तो ये तो 1/4 ही हुआ. सर्कल को मैं, पिज़्ज़ा को तो मैं किसी तरह से काट सकता हूँ ना. ऐसा ज़रूरी होता है कि पिज़्ज़ा को मैं वर्टिकली कट करूँ, है ना? वो तो मैं किसी तरह से भी कट कर सकते हैं, पर इक्वल 4 पार्ट्स होने चाहिए. So our hand turn through 3/4 revolution. A, B, C और D. E और F होमवर्क में करना है. क्वेश्चन 1, E एंड F. देखो कितना रिवॉल्यूशन मिलता है हमें. ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 1. अब क्वेश्चन 2 भी इसके जैसा ही है, सेम टू सेम है. ठीक है, देखो नीचे ही मैं कर देता हूँ. यहाँ पे भी मेरे पास ABCD 4 ही है, तो वो तो मैं नीचे कर लूँगा. क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे भी मुझे बनानी तो घड़ी ही है. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. देखो, वेयर विल बी द हैंड्स ऑफ क्लॉक स्टॉप इट. बराबर. अब मतलब यहाँ पे अब बताना अब अलग बात है. यहाँ पे जो था इसकी रिवर्स प्रोसेस करनी है. यहाँ पे मुझे क्या बताया था, आपको टाइम दे दिया था कि भाई जो हॉवर्स हैंड है वो यहाँ से यहाँ तक मूव हो रहा है तो कितना रिवॉल्यूशन मूव हुआ होगा, फ्रैक्शन में मुझे बताया था. अब हमें फ्रैक्शन नंबर ही दे दिया है, तो अब वो हॉवर्स हैंड कौन से टाइम पे स्टॉप होगा, एग्जैक्ट इसकी रिवर्स प्रोसेस. अब यहाँ पे ऐसे बताया, स्टार्ट एट 12 and make 1/2 of revolution clockwise, half revolution. It reach the hour hand reach at 6. Reach at 6. Okay, the second one, this one is the A. Now B.
12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखो आप इस तरह से फिगर मत ड्रॉ करना, आप तो अच्छे से या तो बेंगल्स का यूज करना, घर में होती है जो मम्मी की, या तो आप प्रोटेक्टर ना यूज कर लेना, ठीक है। आपको अच्छे से सर्कल बनाना है। नाउ स्टार्ट एट 2, स्टार्टिंग फ्रॉम द 2 and make a 1/2 revolution, make a 1/2 revolution, it become at 8. So our hand reach at 8। 2 से स्टार्ट करोगे तो मुझे पे क्या मिलेगा, मुझे 8 तक मिलेगा। रीच एट 8, यहाँ पे भी पूरा अच्छे से लिख लेना, रीच एट 8। नाउ सी इज स्टार्ट एट द 5 एंड मेक अ 1/2 of revolution. So first we draw the clock 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Now we are starting the hour hand from the 5. The hour hand at 5 and get the 1/4 revolution. What is the 1/4 revolution? We are passing the 3 hours. Whenever the passing the 3 hours, we can get the half, like that. It's a 1/4 revolution. So we can write here the hour hand reaches at where 8. Now question number D. So starting from 5 and 3/4 revolution. 3/4 it become it's a half and 3 again. It's 3/4 revolution. Then hour hand reach at 2. Okay. Now here question number 1 and question number 2 is complete. Write down with the neat and clean figure. Draw it in your fair book. Okay. So now question number 3. Which direction will your face in your start facing? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पहले डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए. यू कैन राइट द डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. Start and make a 1/2 revolution. If the which direction will you face if you start facing east and आप ईस्ट पे आपका फेस है and make a 1/2 revolution and clock. So first answer is west side. West direction. The second answer is east and make a 1 and 1/2. 1 and 1/2 it means 1 and 1/2 it means one complete revolution, one complete revolution plus half revolution. 1 and 1/2 it means एक पूरा रिवॉल्यूशन लगाया तो ईस्ट से स्टार्ट किया तो ईस्ट पे ही आए और फिर हाफ रिवॉल्यूशन. सो अगेन आंसर विल बी वेस्ट direction. Third one is west and make a 3/4 of revolution anti-clockwise. अभी वेस्ट में है ये वेस्ट. अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3/4 इट इज़ अ 1/4, 2/4 and 3/4.
So north direction, it's a north direction. फोर्थ में है यस, ABCD लिखा है इसमें, साउथ एंड मेक वन फुल रिवॉल्यूशन, इट बिकम अगेन साउथ, साउथ डायरेक्शन। अगर साउथ में है पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो साउथ में ही खड़ा होगा ना, सही ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज what part of revolution have you turned through if you started facing? अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको यही फिगर ड्रॉ करनी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट. So here question number 4 is what part of revolution, आप कितना रिवॉल्यूशन घूमते हो, ओके, क्लॉक रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न, कितना तुम रिवॉल्यूशन घूमते हो, थ्रू इफ यू स्टार्टेड फेसिंग ईस्ट साइड, अगर हम ईस्ट साइड में है, ठीक है, ईस्ट साइड में है, और टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, देखो ईस्ट में है ये 1/4, 2/4 एंड 3/4, सो आंसर विल बी 2/4 रिवॉल्यूशन, सॉरी 3/4 रिवॉल्यूशन टर्न. कितना टर्न करेंगे हम, 3/4 रिवॉल्यूशन टर्न. नंबर बी, साउथ साइड में है, यहाँ पे कहाँ पे, साउथ के साइड उसका फेसिंग है, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट, क्लॉकवाइज टू ईस्ट, यहाँ से यहाँ तक क्लॉकवाइज गए, इट्स अगेन 3/4 रिवॉल्यूशन टर्न. सी, वेस्ट पीक साइड उसका फेसिंग है, यहाँ पे इस तरह है, और टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट इज अ 1/2 रिवॉल्यूशन टर्न. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, find the number of right angle, find the number of right angles turn through by an hour hand of clock when it goes from, again we can draw the clocks A, B and C. अब हम तीन ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का D, E और F आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि सिंपल ड्राइंग है इसीलिए आप घर पे भी कर सकते हो. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Now the A is 3 to 6. 3 to 6. ये कितने राइट एंगल टर्न होगा, ओनली 1 राइट एंगल टर्न. ओके, यहाँ पे एक ही राइट एंगल टर्न हो रहा है. नंबर 2, 2 to 8, 2 से लेके 8 पे गया तो कितने राइट एंगल हो गए, यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बन रहा है तो 2 राइट एंगल होगा, कितने, 2 राइट एंगल टर्न. नंबर 3 C, 5 to 11, 5 to 11, it's again 2 right angle turn, 2
राइट एंगल टर्न। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री के कितने एंगल कितनी टाइम्स आवर हैंड्स मूव हो गए वो हमें देखना है। ठीक है, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5 in your fair book. Now question number 6. How many right angles do you make if a start facing? Again we can do the north, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर साउथ में उसका फेसिंग है और टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, सो वन राइट एंगल टर्न, वन राइट एंगल टर्न। नंबर 2, उसका फेसिंग नॉर्थ साइड में है एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, यहाँ पे फर्स्ट राइट एंगल, सेकंड राइट एंगल एंड थर्ड राइट एंगल, सो इट मेक अ 3 राइट एंगल टर्न। नंबर सी, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, वेस्ट में है और पूरा टर्न करके फिर वेस्ट में आएगा उसका फेसिंग, तो 1 2 3 and 4 राइट एंगल टर्न। नंबर डी, साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, साउथ में है और नॉर्थ में उसका फेसिंग जाने के लिए कितने राइट एंगल उसको लेने पड़ेंगे? 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वेयर विल द हावर हैंड्स ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट? फिर से घड़ी, ओके। सो अब यहाँ पे जो टाइम दिए है उस टाइम ड्यूरिंग कितने राइट एंगल लेने पड़ेंगे वो हमें लिखना है। तो फर्स्ट में फ्रॉम 6 टू टर्न थ्रू 1 राइट एंगल, अगर ये 6 पे है और 1 राइट एंगल ले रहा है तो कहाँ पे आएगा? 9 पे। इट्स कम्स एट 9। सेकंड 8 पे है, कहाँ पे है? बी में, यहाँ पे 8 पे दिया गया है। अगर वो 2 राइट एंगल लेंगे, कितना? 2, तो पहला पे आएगा 11 पे राइट एंगल और दूसरा पे आएगा 2 पे। इट्स कम एट 2। यहाँ इट्स की जगह पे आप लिख सकते हैं आवर हैंड कम्स एट 9, आवर हैंड कम्स एट 2। नंबर 3, अगर आवर हैंड 10 पे था और वो 3 राइट एंगल टर्न हो रहा है, कितना रिवॉल्यूशन? 90 डिग्री के 3 रिवॉल्यूशन ले रहा है, तो पहला यहाँ पे 4 पे तो 2 आ जाएगा स्ट्रेट एंगल, उसके बाद 1 2 and 3 इट बिकम एट 7। सो आवर हैंड कम्स एट 7। and the last one D, from 7 turn through 2 straight angle, 2 straight angle is equal to 4 right angle। 2 straight angle, यहाँ पे पहला स्ट्रेट एंगल यहाँ से यहाँ तक होगा और दूसरा स्ट्रेट एंगल वहीं पे आएगा, सो हमें ड्रॉ क्या करना है? वहीं पे ही करना होगा।
सो हवर हैंड कम्स एट 7, वहीं पे ही आके पूरा कंप्लीट एंगल बनाएगा। तो पूरी एक्सरसाइज 5.2 अच्छी स्केच के साथ फेसबुक में लिख ले, ठीक है।